Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 8th June 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स कवर करेंगे. In this video, we'll talk about draft amendments to IT rules 2021. Well, ये टॉपिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेट करता है. GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. We'll see कि कौन कौन सी अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं टू द IT रूल्स 2021. After that, we'll talk about crime and copyright infringement. So, let's begin with it. So now if we talk about the draft amendments to the IT rules, so recently Ministry of Electronics and Information Technology ने जो fresh drafts of amendments हैं उन्हें यहाँ पे publish किया है, which will be amendment done to the Information Technology Rules 2021. तो therefore हमारे लिए important हो जाता है to understand कि कौन कौन सी amendments draft out की गई हैं to the IT rules 2021 and इनकी need क्या है, इन provisions की ज़रूरत क्या थी, and then we'll also understand the information technology rules 2021 existing rules क्या हैं. इस तरीके से हम इस आर्टिकल को पूरा एनालाइज करेंगे. नाउ सबसे पहले हम जानते हैं कि जो IT रूल्स हैं 2021 इसे लेकर कौन कौन सी अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं. तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात की गई है दैट वी नीड टू क्रिएट अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड अपील कमिटीज़. हमें एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड अपील कमिटीज़ की ज़रूरत है सो दैट दिस कमिटी विल बी एबल टू वीटो द कंटेंट मॉडरेशन डिसीजन विच इज़ टेकन बाय अ सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़. सोशल मीडिया के जो इंटरमीडियरीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, लाइक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन्होंने जो अपनी तरफ से हमारे पास जो कंटेंट मॉडरेशन के जो डिसीजंस लिए हैं उसके अगेंस्ट उसको लेकर वीटो कर सके कौन, हमारी अपील कमिटीज़. एंड हेयर कम्स द ग्रीवियांस अपील कमेटी. इसे हम क्या कहेंगे, ग्रीवियांस अपील कमेटी. तो इस ड्राफ्ट में यही प्रपोज किया गया है कि इन अपील कमिटीज़ को बनाया जाए सो दैट दीज कमिटीज़ विल बी एबल टू रिव्यू एंड पॉसिबली रिवर्स द कंटेंट मॉडरेशन डिसीजन दैट इज़ टेकन बाय द सोशल मीडिया कंपनीज और इंटरमीडियरीज़. ना बेसिकली इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई ऐसा यूज़र है जो कि सेटिस्फाइड नहीं है इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट मॉडरेशन डिसीजन, जो कि कंपनी है, कंपनी के जो ग्रीवियांस ऑफिसर ने जो कंटेंट मॉडरेशन डिसीजन लिया उस डिसीजन से यूज़र सहमत नहीं है, तो इन दैट केस द यूज़र कैन कम टू दिस एपेलेट कमेटी और ये जो एपेलेट कमेटी है उस डिसीजन को रिव्यू करेगी एंड दे कैन ऑल्सो पॉसिबली रिवर्स इट. Also, every order that will be passed by the grievance appellate committee shall be compiled with, by the concerned intermediary as well. Currently, the only recourse for a user against company content decision is to approach the courts. फिलहाल अगर कोई ऐसा डिसीजन है कंपनी का जिससे यूज़र सेटिस्फाइड नहीं है तो अभी उसको डिसकंटेंट अपना शो करने के लिए आपको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा. बट आफ्टर दिस अमेंडमेंट एक ग्रीवियांस एपेलेट कमेटी बनाई जाएगी जिनके पास आप अपनी ग्रीवियांसेस लेकर जा सकते हैं एंड दिस कमेटी कैन रिव्यू एंड पॉसिबली रिवर्स द कंटेंट मॉडरेशन डिसीजन टेकन बाय द सोशल मीडिया कंपनी. इसके साथ साथ जो ग्रीवियांस ऑफिसर्स हैं विच आर अपॉइंटेड बाय द सोशल मीडिया कंपनीज़ उनके ऊपर भी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस करने की ज़रूरत है. तो ये ड्राफ्ट यही सजेस्ट करता है दैट वी नीड टू प्लेस एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन द ग्रीवियांस ऑफिसर विच इज़ अपॉइंटेड बाय द सोशल मीडिया कंपनीज़. It basically says, that if user complain about content which is, patently false or infringes the copyright or threatens the integrity of India or among other things, a grievance officer will have to expeditiously address it within 72 hours. 72 hours के बीच में अगर कोई भी यूज़र कंप्लेन आती है अबाउट द कंटेंट बीइंग फॉल्स, इन्फ्रिंजिंग कॉपीराइट और थ्रेटन द इंटेग्रिटी और एनी ऑफ द थिंग, इन दैट मैटर द ग्रीवियांस ऑफिसर which is appointed by the social media company will have to address it in 72 hours. अभी जो करंट पीरियड दिया जाता है वो 15 डेज़ का है
इसे रिड्यूस करके 72 आवर्स करने की बात की गई है. Also, another goal of these rules basically is to ensure an open, safe, trusted and accountable internet for all the Indian users and digital नागरिक्स. यहाँ पे एक और हमारे पास चीज़ आती है that there should be India based resident grievance officer. ना जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, दे आर मैंडेटेड टू अपॉइंट एन इंडिया बेस्ड ग्रीवियंस ऑफिसर as part of their due diligence as intermediary, and they will enjoy legal immunity from third party content on their platform. तो ये तो थी हमारी मेन अमेंडमेंट्स जो कि प्रपोज की गई हैं. एक अपील कमेटी बनाई जाए, ग्रीवियंस अपील कमेटी बनाई जाए. जो ग्रीवियंस ऑफिसर है सोशल मीडिया कंपनी का, उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ किए जाएँ. 72 आवर्स का टाइम पीरियड वहाँ पे दिया गया है. India based resident grievance officer हो. After this comes the question that what is the need of such amendments? इन amendments की ज़रूरत क्या है? देखें, जो proposed amendments की गई हैं, इससे सबसे पहले तो जो इंडियन सिटीजन हैं, इनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो इंश्योर्ड रहेंगे by ensuring that they are not contravened by any big tech platform. And in amendments के through we will be ensuring a new accountability standards. Also, IT rules 2021 की actual enforcement हो पाए in terms of letter and spirit. That is also the goal over here. अब जो ग्रीवियंस ऑफिसर हैं सोशल मीडिया कंपनी के, यूजुअली क्या होता है कि इधर दे डोंट एड्रेस द ग्रीवियंस सेटिस्फैक्टरली और फेयरली. सो वी नीड एन एपेलेट फोरम जो हमारे राइट्स हैं, हमारे जो इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सके. अनलॉफुल, हार्मफुल इंफॉर्मेशन वायलेटिव विच आर वायलेटिव ऑफ देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशन, दे शैल बी क्विकली रिमूव्ड व्हेन एनी यूजर इज रिपोर्टिंग इट. It also provides a user reasonable opportunity to respond in a significant social media platform. After this, we need to know what are the concerns that are raised around the proposal. ये जो proposals आए हैं to our IT rules 2021, इन proposals के around क्या concern है ये भी पता होना चाहिए. सबसे पहला concern आता है in terms of overriding of the decision. अब प्रपोजल ये कह रहा है कि वी नीड टू सेट अप अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी. लेकिन ये जो पॉइंट है कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी की अगर आप इस्टेब्लिशमेंट करोगे तो दिस हैज़ ट्रिगर्ड द कंसर्न अबाउट दैट गवर्नमेंट विल नाउ ओवरराइड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंटेंट डिसीजन. पहले जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म कंटेंट पे जो डिसीजन होते थे, क्या अब उसे गवर्नमेंट ओवरराइड करेगी? तो इसे लेकर एक कंसर्न उठ रहा है. देन कम्स द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट स्क्रूटनी. अभी जो प्रपोजल है इसमें बेसिकली कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया टू डायरेक्ट द स्क्रूटनी ऑफ द गवर्नमेंट. अब डायरेक्ट स्क्रूटनी में आ रहा है वो गवर्नमेंट की, तो इसे लेकर भी एक कंसर्न रेज किए जा रहे हैं. Now basically जो proposals हैं, they are saying that government's grip on messaging on social media intermediaries, this will tighten up. So इससे जो डिसेंट है इसको यूज़ किया जा सकता है टू कर्ब इट. सो these proposals can be used to curb the dissent. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्राइम एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में है. सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड अ जजमेंट जिसमें उन्होंने इस क्वेश्चन को रिजॉल्व किया है दैट वेदर copyright infringement is a cognizable offense under CRPC or not. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर क्या कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है. लेट्स सी क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने. सो बेसिकली अगर हम कॉपीराइट की बात करें तो यहाँ से हर एक ब्रॉडकास्टर को उनके ब्रॉडकास्टिंग रिप्रोडक्शन राइट्स दिए जाते हैं which is valid till 25 years, and from the beginning of the calendar year, next year following the year in the broadcast has been done. जिस साल में ब्रॉडकास्ट किया गया है उसके अगले साल से लेकर 25 साल तक
जो ब्रॉडकास्टिंग रिप्रोडक्शन राइट्स हैं वो हर एक ब्रॉडकास्टर को दिए जाते हैं. Here also comes the Copyright Board. The Act provides for the establishment of Copyright Board and it empowers the central government to constitute the same for settlement of disputes, for granting of licenses, etc. तो कॉपीराइट बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट भी इस एक्ट के अंदर दी जाती है, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, जिसमें कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है, लाइसेंस की जो ग्रांटिंग है वो की जा सकती है. पनिशमेंट की अगर हम बात करें, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज़ पनिशेबल एंड इसमें आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है फॉर द टर्म विच मे एक्सटेंड अप टू 3 years. नाउ आफ्टर नोइंग द बेसिक्स अबाउट कॉपीराइट, अब हमें जानना ज़रूरी है कि रीसेंट जजमेंट क्या आई है इसे लेकर. सो देयर इज़ दी निट प्रो इंटरनेशनल वर्सेस स्टेट ऑफ NCT, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉपीराइट इट्स एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 63 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट एंड दिस ऑफेंस इज़ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस. तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस कहा है. And bench has also held that if offence is punishable with imprisonment for 3 years and onwards, but not more than 7 years, the offence is a cognizable offence. So basically, as a result of this, this takes away the right of accused to post a bail bond with the police. Bail non-bailable offence है. And it basically shifts the responsibility onto the courts for the judicial determination on a case-by-case basis. Now, CRPC में अगर हम cognizable offence की बात करते हैं, it is basically that offence for which police officer can arrest the convict without a warrant and they can start their investigation without the due permission from the court. इस तरह के offences को कहा जाता है cognizable offence. Usually these offences are very serious or generally heinous in nature, जैसे कि rape, murder, kidnapping, dowry death. और ऐसे जो offences हैं उनको cognizable offence कहते हैं कि पुलिस को किसी अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं है and they can start the investigation. And same thing has now been applied on the copyright. Supreme Court has said that the offence of copyright infringement is a cognizable and non-bailable offence. After this, we must know that what are some of the pressing issues with this act. So number one comes the issue of registration. The copyright is created the moment a piece of art or music or literature, it is fixed on a medium which is provided it is original. तो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगी जब आपके पास मोमेंट और कोई पीस ऑफ आर्ट है, कोई म्यूज़िक है, कोई लिटरेचर है जो कि एक मीडियम के ऊपर फिक्स्ड है एंड इट शुड बी ओरिजिनल. इन दैट केस यू विल गेट द रजिस्ट्रेशन. अब यहाँ पे डिफरेंस है. अगर हम देखें ट्रेडमार्क के साथ कंपेयर करें तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर कॉपीराइट एक्ट टू रजिस्टर कॉपीराइट्स एज ए नेसेसरी प्री कंडीशन इन ऑर्डर टू इन्फोर्स द सेम. ज़रूरत नहीं है कि आपको यू नीड टू रजिस्टर फॉर द कॉपीराइट एज ए नेसेसरी प्री कंडीशन इस चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए, जो कि ट्रेडमार्क लॉ में करना पड़ता है. ऑल्सो देर इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ओरिजिनलिटी. Now, this is a very complicated question of law, whether the piece of art or music or literature is original or not. अब यहाँ पे कुछ exceptions भी आती हैं. Now, there is a question of whether the use of copyrighted work is permissible under Section 53 of Copyright Act. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ exceptions आती हैं. For example, if the work is qualified for protection under Designs Act 2000, it can no longer claim protection under Copyright Act. कोई भी वर्क को आपने डिज़ाइंस एक्ट के थ्रू प्रोटेक्शन ली है तो तब आप उसको कॉपीराइट एक्ट के अंदर क्लेम नहीं कर सकते. इट इज़ रिप्रोड्यूस बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशहोल्ड. ऑल्सो to determine the copyright infringement, it would require court to apply the test of substantial similarity on a case-by-case basis.
So basically we can say that it is the case of criminalization of copyright infringement in India. Now what is, इसका थोड़ा background देखते हैं. 1914 में ब्रिटिशर्स दे एक्सटेंडेड देयर इम्पीरियल कॉपीराइट एक्ट 1911 टू इंडिया, जिसमें जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट थी दैट वाज पनिशेबल बट ओनली विद अ वेरी मॉनिटरी फाइन. It was the independent India that introduced imprisonment for the offence of copyright infringement in 1957. ब्रिटिशर्स के टाइम पे सिर्फ फ़ाइन था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने इसके साथ में जो इम्प्रिजनमेंट है वो भी इंट्रोड्यूस की. Here we talk about India's international law obligations under TRIPS, Trade Related Aspects of Intellectual Property Right. They do not require India to criminalize all kinds of copyright infringement. हर तरह की copyright infringement को criminalize करने की ज़रूरत नहीं है. इसे लेकर हम ट्रिप्स का आर्टिकल 61 भी रेफ़र कर सकते हैं. It says that it requires criminal measures to be applied for at least willful copyright piracy on commercial scale. And therefore जितना भी हमारे पास piracy जो होती है of the copyrighted work, it is basically the act of infringement. But not all the infringement can be termed as piracy. So basically अगर कोई person indulge होता है in the mass reproduction of copyrighted books without authorization of the copyright owner, so that would be guilty of copyright privacy. ठीक है, कोई copyrighted content था, कोई copyrighted book थी, उसकी आप mass production reproduction कर रहे हैं, so in that case the person is guilty of copyright piracy. On the other hand, if there is dispute between two publishing houses on similar content in their textbook, that will only classify as copyright infringement. जो इंडियन कॉपीराइट एक्ट है, इट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल infringement by allowing the courts to impose the sentence of less than 6 months or the fine of 50,000. The law needs to be amended to differentiate between different acts of copyright infringement, कि क्या ये copyright infringement है या copyright privacy है, and it requires prior judicial cognizance as a precondition of criminal investigation by the police. So this was the case of criminalization of copyright infringement. That is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.